अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सुबह एक नए अंदाज के कीजिए। एक नया अंदाज क्या हो सकता है कि डेली का प्लान कीजिए कि आपने डेली क्या करना है, कौन सी एक्टिविटीज करनी है, क्या खाना खाना है, आज आपका डाइट प्लान क्या है, आज आपने फूड में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। इस तरह की प्लानिंग भी जो है वो जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि सिर्फ कपड़ों की प्लानिंग करते हैं कि आज कपड़े कौन से पहनने हैं, आज अगर हमने जो है वो ये कलर पहनना है तो हमने कल ये नहीं पहनना, परसों जो है वो क्या पहनना है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपका खाना, आपकी डाइट, कि जो आप खाते हैं उसमें आपने लेना क्या है, आप क्या खाना चाहते हैं और जो आप खा रहे हैं वो किस हद तक ऑर्गेनिक है। और अगर आपने जो खाना है अपनी पसंद के मुताबिक, उसमें कहीं बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल तो नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल तो नहीं है, कहीं आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या अगर आप शुगर पेशेंट हैं या बहुत ज़्यादा मोटापा या चर्बी आप पर जो है वो चढ़ आई है, तो फिर आपने कौन से फूड लेने हैं। आज का प्रोग्राम हमारा डिपेंड करता है आज की इस टॉपिक पर कि जिसको हम कहते हैं कि आपने अपनी डाइट प्लानिंग कैसे करनी है। तो आज हम आपको बताएंगे प्रोग्राम में डाइट प्लानिंग के हवाले से आपकी कौन कौन सी डाइट्स हैं। आपको पता है कि आने वाला टाइम जो है वो रमज़ान मुबारक की आमद है, स्पेशली उसमें हम आपके लिए प्रोग्राम भी पेश करेंगे। आप हमारे प्रोग्राम को एक नए अंदाज से देखेंगे, कोशिश उसमें करेंगे कि हम जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रमज़ान मुबारक के रोज़े की फजीलत, अहमियत और इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी बात करें और साथ ही आपके डाइट प्लानिंग के हवाले से भी हम आपको डाइट भी सेट करके दें। तो आज इसका आगाज़ है जनाब, और आगाज़ हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि आज आपको बताते हैं कि रमज़ान मुबारक से पहले आपने किस तरह खाने से अपना हाथ उठाना है, कौन कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी नहीं खानी। होता क्या है कि रेगुलर हम 11 महीने से खा रहे होते हैं और रेगुलर इतना सारा खाना जो है वो डेली रूटीन का हिस्सा होता है, सुबह दोपहर शाम। लेकिन रोज़े की हालत में सुबह सहरी के बाद से और शाम इफ्तार तक आपने कुछ नहीं खाना होता, तो बहुत सारे लोगों को एसिडिटी हो जाती है, बहुत सारे लोग जो है वो स्टमक प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को और मसाइल का सामना भी करना पड़ जाता है। तो आज हमारे पास डाइटिशियन है, न्यूट्रिशन है, जो कि हमें इस हवाले से बताएंगी। अनम ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अनम। बहुत टाइम पहले, थोड़ा सा टाइम पहले आपके साथ प्रोग्राम किया था, लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया था, आपने बहुत अच्छे तरीके से डाइट प्लानिंग दी थी। तो आज हम फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं कि रमज़ान मुबारक में खास तौर पे हमें अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना है और सहर और अफ्तार के औकात में किस तरह हमें अपनी डाइट प्लानिंग करनी है। ठीक है, देखिए डॉक्टर नबिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। एक तो हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मंथ होता है और दूसरा जो इफ्तार और सहर, इसमें हमारे जो मेजर 2 मील्स आ जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सहरी का टाइम भी और इफ्तार का टाइम भी, कि सहरी में हम क्या ऐसी चीज़ें खाएं या किस तरह से खा सकते हैं कि हमें प्यास ना लगे, पूरा दिन हमारा रोज़ा कितना अच्छा तरीके से गुजर सकता है। ये डिपेंड करता है हमारी सहरी पे कि हमने क्या खाया, किस मिकदार में खाया और किस तरीके से खाया। फिर आ जाती है बात किस इफ्तार टाइम में हम लोगों ने किस तरह से खाना है। फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, समोसे, पकोड़े और इस तरह के जो शुगरी बेवरेजेस हैं, मशरूबात वगैरह का इस्तेमाल से ही रोज़ा इफ्तार किया जाता है हमारे यहाँ पे। जैसा कि दूध सोडे का इस्तेमाल या जाम शीरी का इस्तेमाल, गर्मियाँ हैं तो इस तरह के ठंडे मशरूबात यानी कि जो शुगर से भरपूर होते हैं, हम उनका इस्तेमाल माशाल्लाह से रमज़ान में बढ़ा देते हैं। तो ये किस हद तक हमारे लिए नुकसान के बगैर इफ्तारी कंप्लीट नहीं होती, नहीं भले अगर जो है वो इफ्तार में ना हो तो इफ्तारी का मजा नहीं आता। बिल्कुल। अब देखिए हमारे कुछ टेस्ट भी तो है ना, बिल्कुल हमारी जुबान को लग गए, हमने वो खाना ही खानी है चीजें। और हमने बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं पर्टिकुलरली जिनको एसोसिएट कर लिया रमजान से। अब जैसे पूरे साल हम शायद पकौड़े समोसे उतने ना खाते जितना हम रमजान में रोजाना की बुनियाद पे इस्तेमाल। मैंने अभी से पकौड़े खाने शुरू कर दिए ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि मैंने इफ्तार में पकौड़े खाने हैं। और देखिए पकौड़ों में भी फिर हमारे पास वैरायटी आ जाती है। बेसन के पकौड़े अलग हैं, आलू के पकौड़े अलग हैं, फिर गोभी के अलग हैं। तो हम ये नहीं करते कि हम इसको डिवाइड करके खा ले पूरा वीक में, हमने रोजाना की बुनियाद पे सबको खाना होता है। बिल्कुल ऐसे। रमजान में जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा से हम स्टार्ट करते हैं कि सहरी जब होती है तो उसमें हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। एक नॉर्मल पर्सनैलिटी कि जिसको ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर का मसला है, कोई नहीं, एक नॉर्मल बंदा है, उसको क्या डाइट लेनी चाहिए? अच्छा, रमजान सहरी के टाइम में सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि टाइम। सबसे पहले तो आपने तकरीबन
1.5 से 2 घंटा पहले उठना है सहरी से, जिसमें सबसे पहले पानी से या किसी कहवे से या दूध से अपना सहरी का आगाज करें, ना बजाय इसके कि आप सहरी से 10-15 मिनट आधा घंटा पहले उठे और जल्दी जल्दी में आप रोटी भी खा रहे हैं, सालन भी खा रहे हैं, आपने दही भी खा ली, लस्सी भी पी ली, एग्जैक्टली। और फिर हमारे यहाँ पे चाय कॉमन होती है, तो ये आपने नहीं करना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उठें, एक गिलास गर्म पानी और में लेमन और हनी के साथ 1/2 टीस्पून लेमन और 1 टीस्पून लेमन और 1/2 टीस्पून हनी के साथ अपना ल्यूकवार्म वाटर से अपना सहरी का आगाज़ करें। फिर उसके बाद अब सहरी को बनाना स्टार्ट करें। जैसे फीमेल्स हैं, उन्होंने घर में सहरी का इहतमाम करना होता है, बनानी होती है, तो वो करें। उसके बाद अपना खाना टाइम देकर प्रॉपर तरीके से, सादी रोटी या अगर आप पराठे का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको ऑलिव ऑयल में या देसी घी 2 चम्मच देसी घी के साथ बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा जो है वो चक्की का आटा इस्तेमाल करें, सफ़ेद आटा इस्तेमाल नहीं करना, उससे प्यास ज़्यादा लगेगी और वो मोटापे की तरफ भी लेके जाएगा। इसके साथ कोई सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सालन में कोशिश करें कि शोरबे वाले जो सालन है या दाल वगैरह का जो पतली जो हम कंसिस्टेंसी के साथ आते हैं उनका इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि वो भुने हुए घी में कढ़ाई और इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि एसिडिटी करेगा और वो प्यास ज़्यादा लगेगी उससे आपको। जितना ज़्यादा ऑयल की कंजम्पशन करेंगे सहरी में, आपको पूरा दिन उतना ही ज़्यादा प्यास लगेगी। तो एक तो आपने वो करना है। उसके साथ दही या दूध का इस्तेमाल सहरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लस्सी नहीं पी सकते, जैसे नमकीन कच्ची लस्सी दही और दूध के साथ, या तो 1 गिलास पी लें, या फिर दही और जीरे का रायता बना के आप वो साथ अपने खाने के इस्तेमाल करें। सही कोशिश करें कि खाने से ये अपना खाना जो है सहरी खत्म होने से 1 घंटा पहले ख़त्म कर लें। उसके बाद 15-20 मिनट का गैप देके आप चाय, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाजमी पी जाती है सहरी में, तो चाय तो जनाब हमारे शो के दरमियान में भी पी जाती है, वरना शो नहीं होता। तो आप खाने का में वक्फा दें 15-20 मिनट का, फिर चाय पिए और उसके बाद अपना जो है वो सहरी को एंड करें। इस तरह से, इस तरीके से आप अपने सहरी को हेल्दी वे में लेके चल सकते हैं। ठीक है, मतलब वही वाली बात आ गई कि आप जितना जो है वो सहरी में इतदाल से खाएंगे उतना आप सारा दिन अपना अच्छा रोजा निभा पाएंगे। बिल्कुल, वरना फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम होगी। और होता क्या है कि सारा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाता है, लेकिन जो बिल्कुल करीब का टाइम होता है ना, 1 घंटा पहले या पौना घंटा पहले, तो तबीयत एकदम से जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, कभी जो है वो स्टमक में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कभी आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, आप में जो है वो वीकनेस फील होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? हम सहरी में ऐसी कौन सी प्रोटीन वाली चीजें भी इस्तेमाल करें कि जिसमें हमें जो है वो सारा टाइम रोजा हमारा अच्छा गुजर जाए और हम अच्छे से इफ्तार कर सकें? अच्छा, इसमें इस तरह से है कि वो लोग जो थोड़े से अंडर नरिश्ड है, यानी कि उनको किसी न किसी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का शिकार है, वो उन अफराद के साथ ऐसा हो सकता है। उनको बेहोशी वाली कंडीशन या उनका सर दर्द और थकावट वाली फील आ सकती है, लो एनर्जी लेवल्स आ सकते हैं। इसके अलावा जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके साथ ये मसला होता है। तो इसके लिए ये है कि आप जैसे मैंने बताया कि सहरी में अपना सहरी का खाना खाने से पहले आप लोग 1 गिलास गर्म पानी का इस्तेमाल करें। उसके साथ वो लोग जिनको लगता है कि वो थक जाते हैं या वो बेहोश हो जाते हैं, तो वो 5 से 10 बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं या 1 से 2 खजूर का इस्तेमाल उस टाइम पे कर सकते हैं। इसी तरह से वो लोग जिनको लगता है कि उनकी शुगर लेवल ड्रॉप करती है, तो वो सहरी खत्म होने से पहले 1 खजूर का इस्तेमाल कर लें, तो उनका शुगर लेवल ड्रॉप नहीं करेगा। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स में हम एग्स का यूज़ भी कर सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल, सब्जियां डाल के ऑमलेट बना के हम अपने मील के साथ ले सकते हैं। बॉइल्ड फॉर्म में अगर दाल बनी हुई है सहरी में, तो दाल के साथ बॉइल्ड एग इस्तेमाल कर लें। और अगर आप दही या रायता या लस्सी की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आपको कम से कम प्यास, जो भी लाइट है वो आप ले लें, ताकि आपका जो है वो सारा दिन अच्छा गुजर जाए। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो लोग शुगर पेशेंट हैं, वो अक्सर औकात डॉक्टर्स उनको मना करते हैं कि आप ना इस तरफ चाय रोजा ना रखें, या आप बहुत देर तक भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि शुगर पेशेंट के लिए जो डाइट प्लानिंग सेट की जाती है वो ऐसे होता है कि आपने कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद या कुछ टाइम बाद जो है बार बार खाते रहना है, ताकि आपकी जो एक लेवल है वीकनेस का वो ज्यादा डाउन ना हो या शुगर जो है वो लो ना हो जाए। तो इसमें किस तरह मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तो बार बार आपको खाने की जो है वो गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस तरह है कि जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए सबसे पहले तो देखना होता है कि वो मेडिसिन ले रहे हैं या वो इंसुलिन ले रहे हैं। ठीक है। दोनों के साथ खुराक का जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली। अब देखें, जो तो कोशिश ये करें कि आप सबसे पहले अगर हम डाइट में बात कर रहे होते हैं ना, तो फाइबर, हाई फाइबर वाली चीज़ें जैसे सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल और सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल सहरी के औकात में ना करें। डायबिटिक पेशेंट पर्टिकुलरली वो होल व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल करें। इसके साथ चिकनाई वाली चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें, और दही और लस्सी का इस्तेमाल वो ज़रूर करें। अगर शुगर लेवल उनका ड्रॉप कर रहा है
तो उसमें वो मैंने बताया जैसे कि वो खजूर का इस्तेमाल 1 से 2 खजूर बहुत बेस्ट है ना खाने से पहले। आप अगर सहरी में, ये मेरी अपनी डाइट की मैं आपको बात बता रही हूँ कि शुगर पेशेंट आप ना भी हो, आप नॉर्मल पर्सनालिटी भी, आप सहरी में एक खजूर खा लेना अगर, बिल्कुल सारा दिन आपका जो बादशाह गुजरेगा। और अगर आप 2 खा सकते हैं, 3 खा सकते हैं, सिर्फ हम इफ्तार में खजूर का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, बट सहरी में इसका इस्तेमाल बहुत बेस्ट है और दूध का इस्तेमाल बहुत बेस्ट है। बिल्कुल तो ये सारी चीजें तो होगी। अच्छा, अब हम जरा बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए डाइट प्लानिंग क्या होनी चाहिए। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको आप किस तरह से मेंटेन करती हैं, उनकी डाइट प्लानिंग क्या करती हैं? हमें बहुत से लोगों ने लिखा और वो इस चीज के बारे में पूछना भी चाहते हैं कि क्या अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई या लो का मसला हो तो उसकी जो फूड एक प्लानिंग है वो किस तरीके से होती है? अच्छा, इस तरह है कि अगर हम लोग ब्लड प्रेशर और शुगर ऐसी चीज़ें अगर तो हम बैलेंस डाइट लेकर चल रहे हैं, बैलेंस एतदाल में रहते हुए खाना खा रहे हैं, तो शुगर या ब्लड प्रेशर ना तो ज़्यादा होगा और ना कम होगा। ठीक है। अब जिन लोगों को पहले से इस तरह का कोई मसला है तो सबसे पहले वो अपनी डाइट को बैलेंस करें। उसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर पे फोकस करूँ तो वो चिकनाई वाली चीज़ों को बिल्कुल बंद करें। सहरी के टाइम में पराठा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो अफराद जिनको दिल का कोई भी मर्ज है या किसी तरह से कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर का इशू है। इसी तरह से हमारे जो यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस की जाती है कि भुने हुए खाने, कढ़ाई और इनका इस्तेमाल बढ़ा दिया जाता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ठीक नहीं है, वो इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो शोरबे की सूरत में कोई सालन बना हुआ वो खा सकते हैं, सब्जी और गोश्त का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, और कोई भी ग्रेवी और इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल में गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतदाल में रहते हुए ब्लड प्रेशर के अफराद बीफ से परहेज करेंगे, उनको गाय का गोश्त नहीं खाना। इसके अलावा जितने भी अज़ा के गोश्त जैसे कि कलेजी वगैरह है और जितने भी सेरिपाए और ये वाली चीज़ों का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे जेंट्स में अगर मैं बात करती हूँ तो वो समटाइम्स इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो दिल के अमराज के जो अफराद हैं वो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर उनका ब्लड प्रेशर रोज़े के, और इसी तरह से अफ्तार में अगर मैं कहूँ तो समोसे और पकौड़ों का इस्तेमाल वो बिल्कुल नहीं करेंगे। हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जहाँ पे पकौड़े और समोसे उनके एक तो वो होम कुकड हों, अगर वो घर में फ्राई किए जा रहे हैं तो उसको डीप फ्राई की बजाय शैलो फ्राई करें। अच्छा, ये तो होगी हमारी रमज़ान की बात। अगर हम अपनी कैजुअल रूटीन की बात कर लें कि आम कैजुअल रूटीन में एक जो ब्लड प्रेशर का मरीज है या जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी जो डाइट प्लानिंग है उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें ज़रूरी लेनी है, बहुत ज़रूरी लेनी है कि कुछ भी हो जाए ये नहीं छोड़नी, वो कौन सी जो है वो फूड है, वो कौन सी डाइट है? अच्छा, इसमें इस तरह है कि शुगर के लिए ऐसा है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स पे जाना होता है। हर 2 से 3 घंटे के बाद आपने इतदाल में रहते हुए कुछ ना कुछ चीज़ खानी है। अगर हम लोग डायबिटिक की बात करते हैं तो इसमें इस तरह होता है कि कुछ फल होते हैं जिनसे परहेज करना होता है उन्होंने, जैसा कि उसमें खरबूजा, उसमें आम आ जाता है, अंगूर आ जाता है। आजकल अगर मौसम की बात करती हूँ तरबूज और खरबूजा है जो कि उन्होंने इत्तेदाल में रहते हुए खाना है। इसके अलावा कोई भी फल है, एक तो उन्होंने एक वक्त में एक खाना है, एक से ज़्यादा नहीं खाना, वो उनकी शुगर लेवल बढ़ाएगा। इसी तरह से खाने के बाद फल नहीं खाना। अच्छा जी, जो भी फल खाना है वो खाने से 30 मिनट पहले खाना है। ठीक। अच्छा, ये बहुत मैंने लोगों को देखा है खाने के बाद जो है फ्रूट की तरफ जाते हैं कि अब हमने खाना खा लिया तो मीठे में हम कुछ फ्रूट ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट। अगर डायबिटिक पेशेंट खाने के बाद फल खाएगा तो उसकी शुगर लेवल मजीद बढ़ जाएगी। और अगर कोई नॉर्मल फर्द है जो कि जिसको शुगर का मरीज नहीं है, वो अगर वो खाता है तो उसका वजन बढ़ेगा। इसलिए खाना हमेशा खाने से 20-25 मिनट 30 मिनट पहले खाएं। कोशिश करें वो फल जो जिनको छिलके समेत खाया जा सकता है। शुगर के मरीजों के लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उन फ्रूट्स को पील के साथ इस्तेमाल करें जिनका हम पील खा सकते हैं, जैसे कि एप्पल है, हमारे पास पीच है, ये वो ऐसे गुआवा है, ये ऐसे फल हैं जो हम जिनको छिलके समेत खा सकते हैं। गुआवा तो बहुत अच्छी चीज है ना डायबिटिक पेशेंट के लिए। इसी तरह से एग्जैक्टली ये बेहतर है। एग्जैक्टली इसी तरह से एक और चीज शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है, वो है सिनेमन। दालचीनी का कहवे का इस्तेमाल अगर खाने के 20 से 25 मिनट के बाद किया जाए, अच्छा, तो वो अफराद जिनकी खाने के बाद शुगर लेवल बढ़ जाता है वो इसका इस्तेमाल करें तो इससे उनको शुगर नहीं बढ़ता। कहवा बना के पीना या चाय में डाल लें? नहीं, चाय नहीं पीनी। अच्छा, दालचीनी का कहवा, सिर्फ 1 से 1.5 कप पानी में एक टुकड़ा दालचीनी का डाल के उसको बॉईल कर लें और उसका कहवा बना के सिंपल, उसमें कोई शुगर नहीं डालनी, कोई गुड़ शक्कर कुछ नहीं डालना, सिर्फ उसका 1 कप या आधा कप वो पी सकते हैं। ठीक है। और ये खाने के बाद
एग्जैक्टली खाने के 20 से 25 मिनट के बाद पी सकते हैं। इसके अलावा वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम लोग देखिए शुगर और ब्लड प्रेशर दो ऐसी चीजें हैं, जैसे जैसे हम वजन बढ़ाते जाते हैं ये बढ़ती जाएंगी। और आजकल हमारे यहाँ पे 80 to 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे हैं। इवन यंग जनरेशन में बहुत यंग लोग, बच्चे, लड़के लड़कियां जो है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट आते हैं हमारे पास। इसकी रीजन ये है, एक तो हम लोगों ने प्रोसेस्ड जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा कर दिया और हम लोग का टाइमिंग बहुत गलत हो गई है। अच्छा, कैसी बात है ना, मैं बड़ी हैरान होती हूँ इस चीज पर कि जंक फूड खाने वाले जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनके ब्लड प्रेशर लो रहते हैं। ये क्या वजूहात हैं कि मतलब आप एक बन इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें भी जो है वो शुगर है, फिर आप जो वो चिकन का इतना हैवी पीस और उसपे जो केचप है, सब चीजों में जो है वो, हम अगर आप बाहिर उसको देखें तो ये एक बहुत हैवी मील है और आप उसको ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये खाने के बाद भी आपको भूख रहती है। इसकी क्या वजूहात है? देखिए, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि देखिए हमने जब जंक फूड खाया वो सिर्फ कैलोरी डेंस था, उसमें न्यूट्रिएंट डेंस वाली कोई चीज नहीं थी। अगर उसमें बन था, उसमें केचप थी, वो फ्राइड उसमें चिकन था, वो कैलोरी डेंस था। जब वो हमारी बॉडी में गया उस टाइम पे पर्टिकुलरली ये जो बच्चे खाते हैं या जो अफराद इनका इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, उनका सिर्फ टेस्ट की हद तक वो चीज है बस। एग्जैक्टली वो उससे हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, उससे आयरन नहीं मिल रहा, उससे विटामिन डी, कैल्शियम नहीं मिल रहा, जो हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स से विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं वो उस खाने से नहीं मिल रहे। इस वजह से वो न्यूट्रिएंट डेंस ना होने की वजह से वो खाना, उनका ब्लड प्रेशर और उनके जो शुगर लेवल्स वो ड्रॉप करते हैं, या वो फटीग का एक वो आ जाता है, या बहुत थके थके महसूस करते हैं वो बच्चे, एनर्जी लेवल्स ड्रॉप करते हैं। अब तो बच्चे घर में भी ये डिमांड करते हैं कि हमें बर्गर्स बना के दें, हमें शॉर्मस बना के दें, हमें जो है पिज्जाज बना के दें, और वो घर में ये डिमांड करके बनवा के यही खाते हैं। रोटी की तरफ जो है वो हमने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं देखा। अगर आप जो है वो यंग एज की बात कर लें तो उसमें वो रोटी को ऐसे समझते हैं जैसे पता नहीं रोटी खाने से उनको क्या हो जाएगा, ये क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। रोटी का ना खाना भी ब्लड प्रेशर लो होने की सबसे बड़ी अलामत है, क्योंकि रोटी एक ऐसी जाहिरी बात है चीज है, आपको जब तक गंदम नहीं जाएगी, आपका पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है मट्टी से बना हुआ है, तो जो मट्टी से बनी हुई चीजें अगर आप वो नहीं खाएंगे और उसको जो है वो आप नहीं हजम कर पाएंगे, तो फिर आपको बिल्कुल आप में किसी किस्म की भी जो है वो इस तरह की क्या कहते हैं उसको, ताकत नहीं रहेगी या पावर नहीं रहेगी, और फिर आप जो है वो ब्लड प्रेशर लो के मरीज बन जाएंगे। ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये बताइएगा कि जैसे आप गंदम की रोटी खाने का कहती हैं, बच्चों को ये रोटी कैसे जो है वो लगाई जाए, वो तो ये खाने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, अब जैसे आपने अभी बात की कि बच्चे शवारमा, बर्गर, पिज्जा वगैरह की डिमांड घर में करते हैं, जाते हैं। एग्जैक्टली अगर वो घर में इस तरह की डिमांड करते हैं तो हम उसको, जहाँ पे हम लोग बाजार की पीटा ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, या हम जो फ्रोजन हमारे जितने भी ये मिलते हैं, आप कह सकते हैं फ्रोजन चीजों में भी पराठे वगैरह और ये सब चीजें फ्रोजन मिलती हैं, इसकी बजाय अगर हम उसको होल व्हीट की रोटी बना के छोटी सी, उसके अंदर चिकन की फिलिंग और वेजिटेबल्स की फिलिंग करके थोड़ी सी चीज लगा के उसको वो रैप बना के बच्चों को इस फॉर्म में दे दे, तो वो जहाँ पे हमने रिफाइंड प्रोडक्ट्स यूज करनी है उसकी बजाय हम उसको होल व्हीट प्रोडक्ट्स पे लेकर जाएं, तो इस तरह ऑल्टर कर सकते हैं। असल में बच्चे पता है क्या अट्रैक्ट करते हैं आपको, जैसे कलर्स अच्छे लगते हैं ना, मुख्तलिफ ब्राइट कलर्स जो हैं, उसकी तरफ छोटा सा आप बच्चा देखें जो भी न्यू बॉर्न बेबी होगा, अगर आपने कोई ब्राइट कलर पहना होगा तो वो आपके कलर की तरफ अट्रैक्ट होकर मुस्कुराएगा, बार बार आपसे बात करना चाहेगा। आपने कुछ इयररिंग्स पहने होंगे, कोई हाथों में कोई चीज पहनी होगी, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि उसके लिए वो डिफरेंट चीज होगी। इसी तरह बच्चे जो बाहर की फ्रोजन चीजों की तरफ जो बहुत ज्यादा जा रहे हैं, उनकी पैकिंग, उनकी रैपिंग, उनके अंदर जो है मुख्तलिफ कलर स्कीम, जो अगर घर वाले भी इस तरह करना शुरू कर दें और बच्चों को एक डिजाइन बनी हुई रोटी मिल जाए, कुछ उसमें हार्ट बना हो, कुछ गोल राउंड बना हो, कुछ ऐसे स्पेसिफिक, कुछ चौरस जो है वो पराठा टाइप जो बनते हैं, तिकोन बनते हैं, उस तरह की कुछ आप डिजाइनिंग करके बच्चों को देना, तो बच्चे बहुत इजीली जो है उसको कैरी करें और मजे से खाएं भी। और हमारे ये प्रॉब्लम है एग्जैक्टली हर बंदे के साथ। नबिया, हमारा अगर हम न्यूट्रिशन में बात करते हैं ना, तो हमारे पास एक माई प्लेट का कॉन्सेप्ट आता है, ईट और एड वेराइटी इन योर प्लेट, कि हम कहते हैं कि अपनी प्लेट में वेराइटी ऐड करनी है, उसमें 4-5 कलर्स हैं। आपने एक पोर्शन फ्रूट्स का भी ऐड करना है, वेजिटेबल्स का भी करना है, ग्रेवी का भी करना है, और आपने चपाती या राइस का भी करना है। तो जब हम इसको माई प्लेट बना के खाते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली कलरफुल होती है। एग्जैक्टली इस चीज को अगर हम घर में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, अगर हमारे घर में बिरयानी बनी हुई है, पुलाव बना हुआ है, अगर हम उस पुलाव को इस तरह से खाएं कि अगर अपनी प्लेट में एक पोर्शन में हम बिरयानी डाल लें, एक पोर्शन में हम सैलड
डाल लें, एक पोर्शन में रायता डाल लें, ये एक बहुत कलरफुल सी प्लेट बन जाएगी। फिर अगर हम खाते हैं तो ये माइंडफुल ईटिंग की तरफ बच्चों को भी ऐसी प्लेट बना के दें। एग्जैक्टली। और अब बच्चों में देखें जैसे नगेट्स का इस्तेमाल है या फ्रोजन जितनी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, वो सब वो प्रोडक्ट्स है जो हम इजीली घर बना सकते हैं। तो उसको हम बच्चों को शेप्स के साथ, डिफरेंट कलर्स के साथ अगर बच्चों को ऐड करके देते हैं डिफरेंट हेल्दी वे में, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। और वो उससे ऑलरेडी जब उनके पास एक ऑप्शन अच्छा मिलेगा तो वो उसकी तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सैलेड जो है वो बहुत जरूरी चीज है, और कहते हैं कि अगर आप दोपहर का खाना नहीं खाना चाहते हैं और आप जो है वो डाइट पे हैं, तो आप सिर्फ सैलेड ले लें या जूसेस ले लें फ्रेश, तो वो बहुत बेहतर है। तो ये जरा बताइएगा कि सैलेड में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए और क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जैसे सैलेड को तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और वो लोग पर्टिकुलरली जो वेट वॉचर्स होते हैं या वेट कॉन्शियस की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनके लिए फ्रूट जूसेस जो हैं वो रिकमेंड नहीं किए जाते ड्यूरिंग द डाइटिंग, क्योंकि वो वेट गेन की तरफ लेके जाते हैं। फ्रेश जूस भी नहीं आप नहीं, फ्रेश जूस भी नहीं, क्योंकि देखें उसमें एक तो फाइबर नहीं जा रहा, प्लस वन फ्रूट जो है अगर आपको 60 कैलोरीज दे रहा है, तो एक जो जूस का ग्लास बनता है वो 4 to 5 फ्रूट्स का बनता है। ठीक है, तो वो कम से कम 250-300 कैलोरीज एक ग्लास जूस में चली जाती हैं, जिसमें फाइबर कोई नहीं है, कोई सैटिस्फैक्टरी वैल्यू नहीं है। यानी कि जूस का ग्लास पीने के बाद आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आएगी, आपको कुछ खाने को जरूर दिल करेगा। इसलिए जूस से बेहतर होता है कि आप फ्रूट खा लें और आपको मतलब भूख लग जाएगी। एग्जैक्टली। अब हम सैलेड की अगर बात करते हैं, तो सैलेड बहुत जो है रिफ्रेशिंग सा, एक अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए एक मजे का फूड आ जाता है, जिसको हम बना सकते हैं डिफरेंट वेरिएशंस के साथ। इसमें प्रोटीन्स भी ऐड की जाती हैं, इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड की जाती हैं, इसमें फ्रूट्स भी ऐड किए जा सकते हैं। तो एक कंप्लीट नरिश्ड बाउल बन जाता है आपके लिए, अगर आप रोटी या सालन को नहीं खाना चाहते। सही। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम है, अनियन है, टोमेटो है, कैरेट्स हैं, लेटस लीव्स बहुत अच्छे होते हैं, ब्लैक ऑलिव्स होते हैं। आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ग्रिल्ड चिकन या बॉइल्ड एग का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी को अगर आपने सब्स्टिट्यूट करना है तो उसमें आप रेड बीन्स या वाइट चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉइल्ड कर लें रेड बीन्स या सफ़ेद चने, वो डाल सकती हैं आप। अब यहाँ पे जो ये हमारा बहुत एक हेल्दी सा बाउल बनता है। वेज फ्रूट्स की बात करते हैं तो इसमें एप्पल या पपाया भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, अच्छा टेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल। अब इसमें बात आती है जो मेन चीज़ है जो अनहेल्दी बना देती है हमारी हेल्दी एक वेजिटेबल के बाउल को, वो होती है हमारी ड्रेसिंग्स। सही। जब हम उसमें ड्रेसिंग्स ऐड करते हैं, टोमेटो केचप और बारबेक्यू सॉस और डिफरेंट इस तरह की जो इटालियन ड्रेसिंग्स, आपने कहा एग्जैक्टली, उसमें आपकी न्यूट्रिएंट डेंस चीज कैलोरी डेंस में कन्वर्ट हो गई। सही। तो अगर हम सैलेड ड्रेसिंग पे जाते हैं तो आप सैलेड ड्रेसिंग बना सकते हैं, जो कि इस तरह से है कि आप उसमें 1 लेमन विदाउट एनी सॉसेस, एग्जैक्टली 1 लेमन डाल लें, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल लें, हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर के साथ अगर आप उसको डाल के ये ड्रेसिंग के साथ आप खाते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। और मेरा ख्याल है सैलेड को इस्तेमाल ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि फिर इससे जो है वो हेल्दी कैलोरीज जो है वो आप में नहीं जाएंगी, आप इजीली जो है वो उसको कैरी कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने सैलेड की बात कर ली जिसे हम दोपहर को लेते हैं। अक्सर औकात मैंने देखा है लोग रात के खाने के साथ भी सैलेड खा रहे होते हैं। इज इट गुड? हम देखें ले सकते हैं, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ हमारे जैसे बड़े बूढ़े अफराद हैं, उनको रात के टाइम सैलेड जो है वो इंडाइजेशन कॉज करता है। बिल्कुल। तो वो सलाद का इस्तेमाल ना करें। जो यंग लोग हैं हमारी तरह के, जो नौजवान हैं, जो जिनको ज़्यादा वैरायटी चाहिए होती है, वो सैलेड का इस्तेमाल रात को कर सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है। वो अफराद जिनको कोई ना कोई स्टमक का इशू रहता है, IBS का इशू रहता है, गैस का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, वो कोशिश करें कि रात को सैलेड ना यूज़ करें। वो इसकी बजाय योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 to 5 एग्जैक्टली। अब वो सिंपल योगर्ट भी हो सकती है, वो मिंट और जीरा डाल के रायता भी हो सकता है, वेजिटेबल्स के साथ भी रायता हो सकता है। वो पेशेंट टू पेशेंट है, वो 4 to 5 टेबलस्पून योगर्ट का इस्तेमाल साथ कर सकते हैं। और एक और चीज बड़ी अहम है कि जो अक्सर लोग जो है वो खाली सैलेड का इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते, वो दही में उसको मिक्स करके, रायते में उसको मिक्स करके बड़ा जबरदस्त टेस्ट बन जाता है, तब आप उसको ले सकते हैं। उसमें ज्यादा ना तो कैलोरीज आप में जो है वो जाएंगी, ना आपका ज्यादा वजन बढ़ेगा, और उसका जो है बैलेंस भी उतना ही रहेगा, वो भी बहुत बेस्ट हो जाता है। अक्सर औकात जो है वो घर में राइस बन रहे हो तो उसके साथ जो है वो इस तरह के रायते बनते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, कुछ लोग राइस का इस्तेमाल करना बहुत शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो है वो सुबह दोपहर शाम सिर्फ चावल दे दें, हमने रोटी नहीं खानी। और बच्चों की भी ये डिमांड होती है कि हाँ राइस ठीक है, हम राइस की तरफ चले जाते हैं बजाय कि हमें रोटी खानी पड़े। तो ये किस तरह से जो है वो सेटल होगा मामला, क्योंकि राइस तो आपका जो है वजन बढ़ाते हैं, और ये तो शुगर पेशेंट को तो वैसे ही मना है। और अगर आप देख लें कि दूसरे भी, अगर आम पर्सनैलिटी भी देख लें, तो ज्यादा तो राइस खाना वैसे भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो क्या कहती हैं आप इस पे?
कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा हम करते हैं, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना, वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। ठीक है, तो हर चीज़ का एक तो इत्तेदाल में रहते हुए इस्तेमाल करना है। दूसरा, अगर चावलों की बात करते हैं, वो फ़रा जो दिन रात चावल प्रेफर करते हैं, तो उसका ये है कि उसको ऑल्टरनेट पे लेकर जाएं। सबसे पहले तो राइस का ऑल्टरनेट होता है हमारे पास, हम इसको कहते हैं कीनवा। कीनवा राइस का ऑल्टरनेट है, ये भी एक ग्रेन है, जैसे हमारे चावल होते हैं उसी तरह से कीनवा भी मार्केट में अवेलेबल है। राइस के सब्स्टिट्यूट के तौर पे उसी तरह से बनते हैं जैसे राइस को बॉयल करके बनाया जाता है। ये मार्केट में अवेलेबल है, ये फाइबर का रिच सोर्स है और इसमें हाई प्रोटीन होती है। ठीक, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अब चावल को बनाने का तरीका कि आपने किस तरह से चावल बनाए और किस मिकदार में उनको खाया, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, बिरयानी और पुलाव एक आपको डिफरेंट इफेक्ट देगा, वेजिटेबल राइस दे हैं तो वो डिफरेंट चीज़ होगी, सालन किसी ग्रेवी के साथ राइस खा रहे हैं, प्लेन राइस, वो डिफरेंट है। तो एक तो ये कि अगर प्लेन बॉइल्ड राइस बन रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको उबाल के पिच निकाल के बनाएं। ठीक है, उसमें जीरे वाले और वो तड़के वाले ना बनाएं जिसमें ऑयल जा रहा है। दूसरा, चावलों में ऑयल और नमक का इस्तेमाल ना करें। ठीक, उसके साथ अगर आप ग्रेवी या कोई भी चीज़ साथ खाते हैं तो उसके साथ कोशिश करें कि उसको बैलेंस करने के लिए साथ में रायता भी ऐड करें अपनी प्लेट में और साथ में सैलेड का भी इस्तेमाल करें। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन के साथ खा सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को राइस स्ट्रिक्टली मना होते हैं, वो वीक में जस्ट 1 टाइम और 2 टाइम्स बॉइल्ड फॉर्म में खा सकते हैं क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, शुगर पेशेंट के लिए जब इसका शुगर लेवल हाई कर देता है, इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है, तो उसके बाद जो है वो एक आम पर्सनैलिटी के लिए, एक आम बंदा जिसको वो शुगर पेशेंट नहीं है, ईजी टू कैरी वो कर सकता है, चावल खा सकता है, लेकिन उसके बाद भी जो है देखिए कि कैलोरीज कैसे बढ़ती हैं और वजन भी बढ़ता है। जो चावल खाने वाले लोग हैं वो दूर से आपको पता चल जाएगा कि ये राइस इस्तेमाल करते हैं, रोटी नहीं खाते हैं। रोटी खाने वाले बंदे का वजन नहीं बढ़ता, वो अपना जो है वो एक एतदाल के साथ जो है वो जब रोटी लेता है, और गंदम की खास तौर पे वो आपका वजन नहीं बढ़ाती है, वो आपको स्मार्ट ही रखेगी। तो ये फिर हम ब्रेड की तरफ आ गए हैं, मुख्तलिफ ब्रेड्स आ गई हैं, वो मिल्की ब्रेड है, कोई वाइट ब्रेड है, कोई ब्राउन, चले ब्राउन ब्रेड का तो एक इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। बट ये जो सारी ब्रेड है, ये तो आपका फिर वही वजन वाली बात आ गई कि यहाँ पर फिर बढ़ जाता है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जितनी भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं हम यूज़ करेंगे जिसमें जो सफ़ेद मैदे या सफ़ेद आटे से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी सेहत के लिए नहीं अच्छी, ख्वाह वो नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो हाइपरटेंसिव हो, किसी भी तरह के लिए, क्योंकि ये बीमारियों की तरफ लेके जाती है, उनकी वजह बनती है। सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल और सफ़ेद चीनी, इनसे बनी हुई तमाम अशिया। सफ़ेद आटे की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास चावल आ जाते हैं, उसमें सफ़ेद आटे से बनी हुई डबल रोटी आ जाती है, बेकरी की प्रोडक्ट्स जितनी हैं वो आ जाती हैं, राइस आ जाते हैं, और वाइट शुगर से अगर मैं बात करती हूँ तो जितनी भी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं, स्वीटनिंग बेवरेजेस हैं या जितने भी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं वो वाइट शुगर से बनी होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए नहीं अच्छी। इनका इस्तेमाल कोई भी करेगा वो किसी ना किसी बीमारी की तरफ जाएगा या वो मोटापे की तरफ जाएगा। तो अगर कोई मोटापे की तरफ जा रहा है तो दैट मीन्स कि वो ऑटोमेटिकली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की तरफ तो जा रहा है। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, या अगर आपने करनी ही है तो इत्तेदाल में रहते हुए हफ्ते में या महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। तो मतलब आप हर चीज़ में इत्तेदाल रखें, बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो सिर्फ खाने के लिए आए इस दुनिया में, उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये कि हम खा लें, बस मटन खा लें, बस जो है वो मुख्तलिफ किस्म के गोश्त से बने हुए जो है वैरायटी ऑफ खा लें, चावल खा लें, सब कुछ खा लें। तो ये जो सब कुछ खा लेते हैं, फिर जो इनको बीमारियां अंदर से खाती हैं, उसका तो प्रोसेस बताएं ज़रा। देखें, वो फिर हर मरीज़ के लिहाज से डिफरेंट बीमारी की सिचुएशन डिफरेंट होती जाती है। एक पेशेंट है वो अगर उसकी ज़्यादा खाना अच्छा है नहीं, देखें मैंने बताया कोई भी चीज़ हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह है, चाहे हम किसी कोई बीमारी के शिकार हैं या नहीं हैं। अब शुगर का मरीज़ अगर या कोई भी और पेशेंट है, अगर वो परहेज़ जो डॉक्टर ने उसको बताया वो नहीं करता, या जैसे अगर शुगर के मरीज़ की ही बात करती हूँ, चावलों का इस्तेमाल अगर वो नहीं करते हैं, से परहेज़ नहीं करते हैं, तो उससे होगा क्या, उसको मज़ीद बीमारियाँ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमारे डायबिटीज़ की आती हैं, उसकी न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, इनकी उसकी किडनीज़ पे इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा अगर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती। सही, उसकी शुगर कंट्रोल कैसे होगी? जब वो इत्तेदाल में खाना खाएगा और उन चीज़ों से जिससे परहेज़ करने को कहा गया है वो परहेज़ करेगा और वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखेगा, तब ही वो बीमारियों की जो आगे मजीद जो पेचीदगियां हैं उनसे बच सकता है। पेचीदगियों से बचने का मतलब ये होता है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बेहतर हो गई है। एक बंदा शुगर के साथ परहेज़ करके बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ भी रह सकता है।
अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जैसे आप बता रही हैं कि आपके पास जो है जो लोग आते हैं आप उनका डाइट प्लान सेट करके देती हैं, उन्होंने खुद गूगल किया होता है, उन्हें पता होता है कि ये कौन सी डाइट कहाँ पर किस तरह हमें जो है वो लेनी चाहिए, फिर बहुत सारे बहस और मुबाहिसा भी होता है। तो लेकिन जाहिर बात है आपका जो काम है आपने उस पर सेटिस्फाइड तो करना है आपके जो पास जो पेशेंट आए हैं। ये मुझे बताइएगा सबसे क्रिटिकल डाइट प्लानिंग जो है वो कौन से पेशेंट्स की होती है, जब आप तमाम अपना क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद जो है वो सजेस्ट करते हैं कि इनको ये डाइट देनी है और इनके साथ जो है वो यही डाइट जो है यूजफुल होगी, वो कौन से लोग हैं? सबसे जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, अगर डाइट के हवाले से बात की जाए तो वो पेशेंट होते हैं जो रीनल पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनको गुर्दे के अमराज के साथ जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक, उनकी डाइट प्लान सबसे क्रिटिकल होती है। क्योंकि जब गुर्दों का मसला हो रहा होता है पेशेंट को, उसके साथ पानी भी उनकी बॉडी में स्टोर हो रहा होता है, पानी भी जमा हो रहा होता है, एडिमा भी हो रहा होता है, उनको खाने पीने में सोडियम पोटेशियम हर चीज़ को काउंट करके हमें देना पड़ता है। अच्छा। तो सबसे इसी तरह से जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उनका डाइट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही। इसके अलावा वो पेशेंट्स क्रिटिकल होते हैं जो कि खुद से मूव नहीं कर सकते, जो बेड रिडन होते हैं। ओके। उनके लिए बहुत जो है मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उन्होंने वहीं पे रहना है, वो चल फिर नहीं सकते हैं, तो उन्हें अफराद के लिए उस तरह का खाना डालना पड़ता है, उस तरह की चीज़ें डालनी पड़ती है जो न्यूट्रिएंट डेंस हो, कैलोरी डेंस ना हो। सही। क्योंकि वो चल फिर के वॉक करके फिजिकल एक्टिविटी से उसको मेंटेन नहीं कर सकते। इसी तरह से बच्चों का प्लान बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे बहुत पिकी होते हैं, पिकी ईटर्स होते हैं, बच्चों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो उनके लिए प्लानिंग जो है न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, उसमें प्लानिंग के साथ साथ न्यूट्रिशन काउंसलिंग, न्यूट्रिशन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर एक बंदे के लिए न्यूट्रिशन प्लान किया गया है, अगर एक बंदे के लिए डाइट प्लान किया गया है, उसके साथ साथ उसकी फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के लिए किया गया है तो उसकी मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। किसी बूढ़े अफराद के लिए किया गया है तो उसके साथ उनके जो घर में केयर टेकर्स हैं उनके लिए। तो एक ऐसी चीज है जो हर शोबे में होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ जो है वो यहाँ डाइट में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू पे, आपके हर मामले पे, आपकी जब तक काउंसलिंग नहीं होती तब तक आप जो है वो एक अच्छे तरीके से अपना स्टार्ट नहीं ले पाते, वरना जाहिर है कंफ्यूजन्स रहती हैं, आप नहीं सही तरीके से चल पाते। तो ये जो आप डाइट प्लानिंग करती हैं और उसके बाद आपको ये थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें सामने रखनी पड़ती हैं, और काफ़ी तो आप जिस तरह बात कर रही हैं कि विदाउट काउंसलिंग बहुत से ऐसे न्यूट्रिशन मैं जानती हूँ जो विदाउट काउंसलिंग जो है वो बस लिख के दे देते हैं कि आप ये जस्ट फॉलो करें। अब वो किसी के जहन में उतर रही हो बात, ना उतर रही हो, वो ज़बरदस्ती भी उन चीज़ों को खा रहे होते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती। अगर बिलफर्ज कोई आपसे ये कहे कि मुझे ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, इसको निकाल दें, तो जो उनको पसंद है वो अगर उसकी कैलोरीज ज़्यादा हो और आप ऐड ना कर सकते हो तो फिर उसका ऑल्टरनेट क्या होता है? इस तरह की सूरत में ऐसा होता है, पेशेंट से सबसे पहले हम जब प्लान करते हैं ना, पेशेंट की लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसकी फूड क्रेविंग्स, उसकी फूड हिस्ट्री पूरी ली जाती है। ठीक है। उसमें जब वो कहता है ना कि मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, उसमें हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो पेशेंट को बिल्कुल पसंद नहीं होती, वो किसी भी हद तक वो चीज लेना ही नहीं चाहता, बिल्कुल हम उसको निकाल देते हैं। वो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते पेशेंट के साथ। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो उसके लिए कितना जरूरी है, एग्जैक्टली वो फिर हम ऑल्टरनेट से उसको पूरा कर देते हैं ना। सही। अब कुछ फूड ऐसे होते हैं जो पेशेंट को बहुत पसंद होते हैं, अब और कुछ ऐसे होते हैं जो उनको पसंद भी होते हैं और नहीं भी होते, जो मिक्स हैं, जो वो लेते नहीं है लेकिन वो ले सकते हैं, खा सकते हैं उनको, अगर किसी अच्छे वे में दिया जाए। तो इस तरह की चीज फिर हम देखते हैं कि अगर पेशेंट को कोई ऐसी चीज पसंद है जिसकी कैलोरी डेंस है या वो बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल करे और उसमें बहुत कैलोरीज जा रही हैं, तो हम उसका टाइम कंट्रोल करते हैं, उसका पोर्शन कंट्रोल करते हैं। अगर कोई फर्द है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको रोटी बहुत पसंद है, वो कहता है मैं सुबह भी 2 रोटियां खाता हूँ, दोपहर में भी खाता हूँ, रात में भी खाता हूँ, तो हम उसको ये कहते हैं कि आप अगर 2-2 रोटियां खाते हैं ना, तो या तो अपनी रोटी का साइज छोटा कर दें, सही, 2 ही रोटियां खा लें। एक तो वो सफेद आटा ना हो, होल चक्की के आटे की रोटी हो, साइज छोटा कर दें, या फिर आप ऐसा करें कि आप किसी एक टाइम पे ना 1 रोटी खा लें, बाकी दोनों टाइम पे 2-2 रोटी खा लें। अच्छा, सही। फिर विद द पैसेज हम उसको ये कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप वो जो एक टाइम पे 1 खा लें, एक टाइम पे 1.5 खा लें, फिर नेक्स्ट टाइम पे 2 खा लें। ठीक है। फिर पेशेंट की फिजिबिलिटी को देखते हुए विद द पैसेज ग्रेजुअली उस चीज को कम करते हैं। अगर कोई पेशेंट, फॉर एग्जांपल इसी तरह से अगर मैं बात करूं, चाय बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं छोड़ सकते, मेरी तरह बिल्कुल ऐसे हम नहीं चाय छोड़ बिल्कुल सकते। मैं आपके सामने ही कह रही हूँ, हम चाय नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले हम फिर उसको ये करते हैं कि आप देखें, अगर आप दिन में 5 से 6 कप पी रहे हो ना, आप सबसे पहले चाय नहीं पीते हम। हाँ, सबसे पहले अब आप देखो आप कप पी रहे हो क्या मग पी रहे हो? मग पी रहे हो, राइट। अगर आप मग पी रहे हो ना, तो आप उसको सबसे पहले तो उसी मग को हाफ कर दो, फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप उसका 6 कप्स है, 6 मग्स है, उसको आप हाफ करते करते 4-5 पे लेके आओ। फिर उसको विद द पैसेज आप उसको सडनली अगर मैं किसी पेशेंट पे कोई चीज इम्पोज करूंगी तो वो नहीं आएगा मेरे पास। ठीक। हमेशा हम लोग जो प्लान करते हैं वो पेशेंट की
फूड अवेलेबिलिटी पे देख के, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देखते हुए और उसके अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है, जिसमें पेशेंट भी फुलफिल करे चीजों को और वो उसको फॉलो भी करे। इट्स नॉट लाइक कि उसने जस्ट वन टाइम लेना है और वो बैठ के मेरी बात सुन ले और बाहर निकल के वो पेपर फाड़ के बाहर फेंक दे के अच्छा ये तो मेरे किसी काम का नहीं। सही सही। तो इसलिए हमेशा पेशेंट को इसमें हम लोगों ने ईज देनी होती है कि आप इस तरह नहीं इस तरह से चल लें। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे और कुछ बुजुर्ग बहुत तंग करते हैं खाना खाने में। वो कहते हैं हमने कुछ भी नहीं लेना, हमें चाहे न्यूट्रिशन जो मर्जी सेट करके दे दे, हमने नहीं लेना, हमने अपनी मर्जी से ही खाना है, और या फिर बिल्कुल भी नहीं खाना। भूखे रहने की आदत जो है वो डाल लेते हैं, जिसकी वजह से स्टमक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो और बड़े मसाइल उनको जो है वो हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है बच्चों में भी और बुजुर्गों में भी। ये दो एज के लोगों में ये फैक्टर जो है ज्यादा आता है कि जिद पकड़ लेते हैं कि हमें नहीं खाना, बस हमें खाना ही नहीं है, हमने खाना ही छोड़ दिया है। तो ऐसे लोगों को फिर आप किस तरह ट्रीट करते हैं? क्या कोई ऐसे मिल्क हैं जिनके अंदर इस तरह की कैलोरीज होती हैं कि वो खाली उनको दूध दे दिया जाए तो उनका पूरे दिन का जो है वो मील पूरा हो जाएगा, या फिर कैसे इसको मैनेज करते हैं? देखिए, सबसे पहले जब ये वाली कंडीशन आती है ना, तो याद रखें हमेशा इसके पीछे ना कोई रीजन होती है। अगर कोई बूढ़ा बंदा है या बच्चा है, अगर वो कोई चीज खा ही नहीं रहा, हो सकता है उसके साथ उसकी कोई बैड एसोसिएशन हो सकता है पिछली दफा में उसने वो फ्रूट या कोई वो चीज खाई हो, उसके साथ कोई बुरा इंसिडेंस हुआ हो, या उसका शायद वो उसका टेस्ट ना पसंद आता हो, या हो सकता है उसके अपनी बॉडी की कंडीशंस ऐसी हुई हो, हेल्थ ऐसी हुई हो, उससे वो ना खाया जा रहा हो। तो सबसे पहले तो हमने वो वजह फाइंड करनी है कि वो है क्या फिर हमारा कुकिंग मेथड हो सकता है जिस तरीके से हमने एक चीज बनाई थी वो बच्चे को बूढ़े को ना पसंद आए, हम उसको चेंज करके उसमें थोड़ी वेरिएशन बराबर ही होते हैं ना, एग्जैक्टली, उसमें थोड़ी वेरिएशन ऐड करके हम उस तरह से उनको दे दें। ठीक है। तीसरी बात आपने की कि कोई ऐसा मिल्क, कोई ऐसी चीज, डेफिनेटली मिल्क फॉर्मूलाज या फूड सप्लीमेंट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं इसी तरह के लोगों के लिए, या जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, बूढ़े अफराद में जो नहीं खा पी सकते हैं, या जिनके माउथ में अक्सर अल्सर सोर्स होते हैं या माउथ में कोई और मसला होता है, वो नहीं खा पी सकते हैं। तो उनके लिए मार्केट में डिफरेंट, जैसे इंश्योर बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए पीडियाश्योर है, डिफरेंट एज ग्रुप के लिए, उनको फिर हम उनकी कंडीशन को देखते हुए वो सप्लीमेंट्स देते हैं जो इनके न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। तो 1 to 2 कप्स उनको हम वो फिर उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं उनको। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो फूड सप्लीमेंट की जैसे बात की है, अक्सर जो हमारे जिम करते हैं लोग वो भी सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, बॉडी सप्लीमेंट्स होते हैं, उसमें फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। क्या ये वाकई ही आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं या फिर आपको नेचुरल फूड ज्यादा जो है प्रोटेक्ट करती है? ठीक है। अच्छा देखिए, फूड सप्लीमेंट्स सभी हम यूज़ करते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इनकी क्वांटिटी और इनकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग जिम करते हैं उनका बेसिकली होता है उन्होंने बॉडी बिल्ड करनी होती है। जहाँ पे बॉडी बिल्ड की बात आती है ना, वहाँ पे हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो यूजली इन प्रोटीन शेक्स का इस्तेमाल या प्रोटीन पाउडर्स का इस्तेमाल आफ्टर मील, आफ्टर लाइक पोस्ट वर्कआउट में किया जा रहा होता है, अपनी एक्सरसाइज के बाद किया जा रहा होता है। ठीक है। सबसे पहले तो सप्लीमेंट्स हमारे पास तब आते हैं जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है। सबसे पहले हमारी कोशिश होती है उसको फूड से क्योर करना होता है। अब उसमें देखें, जो लोग जिम कर रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं, उनसे मैं कहूँगी सबसे पहले तो वो अपनी प्रोटीन इनटेक हाई करें, लीन मीट का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल हेल्दी वे में करें। अगर तब भी उनका नहीं होता, बहुत एक्सटेंसिव कोई करता है एक्सरसाइज जिसमें आपका मसल लॉस भी होता है, उस केस में वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल इत्तेदाल में रहते हुए कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन पाउडर्स का इस्तेमाल करेंगे, वो किडनी फेलियर की तरफ जाएगा, वो यूरिक एसिड को बढ़ाएगा। तो डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं इस्तेमाल करने और उसको इत्तेदाल में रहते हुए इस्तेमाल करना। ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब आप ये हम ये समझाने में अल्लाह करे कामयाब हो जाएं, क्योंकि आज हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत बढ़ती जा रही है। Exactly. सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। फूड सप्लीमेंट हो गए, ये प्रोटीन्स हो गई, ये ऐसे लेके जो है उसके शेक्स में, दूध में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि जैसे बस यही जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद होता क्या है कि वीकनेसेस बढ़ जाती हैं। जब आप ये प्रोटीन लेना छोड़ते हैं या इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म करते हैं तो वीकनेस और बढ़ जाती है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में ये चीज़ देखी है कि एक टाइम होता है आप वो चीज अफोर्ड कर रहे होते हैं, एक टाइम होता है आप वो चीज अफोर्ड नहीं कर रहे होते, तो देन फिर जो है वो आप जब दोबारा से अपनी नेचुरल फूड की तरफ आते हैं तो वो आपको रिकवर होते होते जो है वो बड़ा टाइम लग जाता है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसे ही है। ये सप्लीमेंट्स ऐसे हैं, इसके लिए यूज टू हो जाते हैं आप, फिर आपकी बिल्कुल ऐसे आदत हो गई ना एक। एग्जैक्टली। तो ये सारे के सारे सप्लीमेंट्स ना आपकी किडनीज पे, आपके लिवर पे इफेक्ट करे होते हैं, उसको डैमेज करे होते हैं। अगर आप प्रोटीन पाउडर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना,
उसके साथ फिर आप अपना वर्कआउट उतना एक्सटेंसिव रखें कि वो उसको बर्न आउट करे, वो उसको बॉडी में स्टोर ना करे। इसी तरह से अगर हम सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन्स की पे जाते हैं ना, तो वो भी लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं खुद से। मेरे बालों का मसला आ रहा था तो मैंने ये इस्तेमाल कर लिया, मेरी स्किन का मसला था तो मैंने ये इस्तेमाल। इवन लोग नाखून बढ़ाने के लिए अपने नेल्स के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट उठा लाते हैं कि जी ये हमारे नेल्स के बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। अब वो आपके स्टमक पे क्या उसका इफेक्ट हो रहा है, आपका लिवर जो है वो किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, या आपको जो है वो उससे मस्कुलर पेन्स जो है वो निकल रही हैं, इससे उनको कोई कंसर्न नहीं होता कि उसके बाद जो है उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। खुद ही से गूगल किया, खुद ही से सर्च किया, खुद ही से देख लिया। हर बंदे का बॉडी स्ट्रक्चर दूसरे बंदे के बॉडी स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। जैसे इम्यूनिटी सिस्टम डिफरेंट है। आज जो कोविड-19 की सिचुएशन है जिसमें जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है वो सर्वाइव कर गए, जिन्होंने 50 से प्लस 60 प्लस 70 प्लस लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम वही वाली बात आ जाती है कि उनके वो बच्चे बन जाते हैं, फिर वो खाते नहीं है, उस तरह से उनको फूड सप्लीमेंट भी नहीं दिया जा रहा होता, या अगर वो लेते हैं तो अफोर्डेबल नहीं होते, बहुत महंगे होते हैं वो। और जो लोग अफोर्ड कर रहे होते हैं एक टाइम ऐसा आता है कि वो भी उसको छोड़ देते हैं। तो फिर जब दोबारा से आप अपनी फूड की तरफ आते हैं तो वो रिकवर करना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आप जरा बताइएगा कि इस हवाले से कौन सी ऐसी डाइट प्लानिंग है जिसको आपने रेगुलर, एक होता है ना कि चंद हमने सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो हमारे जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन कुछ होते हैं जो कंपल्सरी होते हैं, आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये कौन सी डाइट है जो आपने लेनी ही लेनी है, जरूरी तरीन डाइट है जिसे आपने नहीं छोड़ना, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों या बूढ़े हों? देखिए इसमें ना बैलेंस डाइट है जो जिसको हमने हमेशा लेना होता है। अब बैलेंस डाइट में क्या है कि आपने एक इससे 2 पोर्शन में जो है वो फलों का इस्तेमाल पूरे दिन में जरूर करना है। 3 से 4 पोर्शन आपने सब्जियों का पूरे दिन में सैलेड की फॉर्म में, जूसेस की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपने जरूर करना है। ठीक है। 1 से 2 सर्विंग्स जो है वो आपने मिल्क की, चाहे वो दूध है, दही है, रायता है, किसी भी फॉर्म में लाजमी करना है। ठीक हो गया। इसी तरह से 5 से 6 सर्विंग्स अपने सीरियल्स की, यानी कि जिसमें राइस है, चावल आ जाते हैं हमारे, रोटी आ जाती है, ब्रेड आ जाती है, सीरियल्स आ जाते हैं, इनका इस्तेमाल लाजमी करना होता है। और 1 से 2 सर्विंग्स आपकी हेल्दी फैट्स की। अब फैट्स में ऑयल्स आ जाते हैं जो खाने में यूज करेंगे, घी का इस्तेमाल नहीं करना, और हेल्दी वे में जो गुड फैट्स आते हैं वो आते हैं नट्स में। ठीक है। ये 5 फूड ग्रुप्स हैं जिनको बैलेंस करके पूरा दिन में आपने लाजमी ही लेना होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो कोई भी किसी भी एज का फर्द हो, उसको ये लाजमी लेने हैं। अब इसमें आती है वेरिएशन, इतदाल और क्वांटिटी एंड टाइमिंग्स। अगर हम लोग गोश्त का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि लीन मीट इस्तेमाल करें, मुर्गी मछली का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल कर लें, बीफ और मटन का इस्तेमाल कम से कम करें। चिकनाई वाला गोश्त, चर्बी वाला गोश्त, अज़ा के गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा फ्राइड फॉर्म में चीजें ना लें, ग्रिल्ड में, स्टीम्ड में, बेक्ड में चीजों को ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक। सीरियल्स की बात करते हैं तो रिफाइंड सीरियल्स ना लें, जितने भी ब्राउन सीरियल्स हैं, जितने भी होल व्हीट हैं उनका इस्तेमाल करें, चक्की वाले जितना भी का आटा उसका इस्तेमाल करें, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें। अगर हम लोग दालों की बात करते हैं तो दालों में छिलकों वाली दालों का इस्तेमाल करें, छिलके के बगैर दाल ना खाएं, क्योंकि फाइबर जो है उसमें उतर जाता है। फाइबर का अगर उसमें फाइबर नहीं रहेगा तो फायदा नहीं है आपके लिए। छिलकों वाली दाल खाएं, वो प्रोटीन बहुत अच्छा सोर्स है वजन कम करने के लिए भी, वो अफराद जो जिम जाते हैं उनके लिए भी। इसी तरह से दूध का इस्तेमाल है, दूध दही का इस्तेमाल चिकनाई के बगैर और मीठे के बगैर करें। अगर दूध दही में हम लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, मीठे का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कैल्शियम नहीं जाती जिस्म में, कोई फायदा नहीं होता। हम अच्छी सी अच्छी चीज को कैलोरी डेंस बना देते हैं, इसलिए दूध दही का इस्तेमाल चिकनाई और चीनी के बगैर करें। नट्स का इस्तेमाल, गुड फैट्स का इस्तेमाल, यानी कि नट्स आ जाते हैं, उसमें ऑयल्स आ जाते हैं, उनका इस्तेमाल दिन में जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मक्खन और मार्जरीन और चर्बी वाला गोश्त, इन चीजों से जो है आपने परहेज करना है। अच्छा, आजकल तो मक्खन ऐसे निकल आए हैं जी कि वो उस पे लिखा होता है कि ये मक्खन नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि मक्खन तो ये वो अगर वो ऐसी कोई प्रोडक्ट है कि जो मक्खन नहीं है, जस्ट एक जो है वो आपके टेस्ट के लिए बनाई गई है, तो फिर उसको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, देखिए मक्खन और मार्जरीन जो बाजार में आप बात करिए ना जिसपे लिखा होता है ये मक्खन नहीं है, वो बेसिकली मार्जरीन होता है। वो ट्रांस फैट से बनाया जाता है या वो वेजिटेबल फैट से बनाया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर के जो है वो का बाइस बनता है। बच्चों में उनकी मोटापे की तरफ लेके जाएगा उनको। सही मक्खन जो सही मक्खन है वो मक्खन है, जैसे कि आपको याद हो कि बचपन में या हमारे घरों में माएँ, हमारी दादियाँ नानियाँ दूध से बलाई हटा के उससे व्हाइट मक्खन बनाया करती थी। वो व्हाइट मक्खन इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन एतदाल में रहते हुए। अगर उससे हम एग्जैक्टली अगर हम उससे जो है पराठा बना रहे हैं तो सादी रोटी बना के उसके ऊपर 2 चम्मच वो सफेद मक्खन डाल सकते हैं। वो बहुत बेस्ट है। एग्जैक्टली मुझे बहुत अच्छा लगता है वो व्हाइट मक्खन जो है वो सादी आपने गरम गरम रोटी
उतरी और उसके ऊपर जो है वो 2 चम्मच आप जो है वो व्हाइट मक्खन के डाल के जो है वो आप इस्तेमाल कर बहुत बेस्ट है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि मक्खन में पराठे बना लेते हैं और वो उसको फ्राई कर लेते हैं। अब वो जब फ्राई हो गया तो उसका मामला तो खराब हो गया ना, वो तो आपके स्टमक के लिए जो है वो उसने आपकी एसिडिटी को बढ़ा दिया। बिल्कुल, ये चीजें जो लोग करते हैं, इस हवाले से जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगी? इसमें देखिए ना, आपने एक तो उसमें फ्राई किया, उसमें क्वांटिटी मक्खन की बहुत ज्यादा आ जाएगी, 5-6 चम्मच मक्खन के चले गए तो कैलोरीज बहुत ज्यादा चली गई, वजन की तरफ, मोटापे की तरफ लेके जाएगा, ब्लड प्रेशर के अफराद यूज करेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। इसके साथ साथ उसमें यह कि हम लोग इसको पराठे बनाने के साथ साथ हम इसको दूध में भी डाल के पीते हैं, 2 से 3 चम्मच दूध में डाल के हमने वो भी पी लिए, तो वो ये सारे के सारे मोटापे की तरफ, शुगर, ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जाएगा, तो इनका इस्तेमाल ना करें। और इसके साथ साथ जो है ना, बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ अपनी 30 से 40 मिनट वॉक जो है वो लाजमी रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया नाम आपका कि आपसे मैंने इतने सारे सवाल कर लिए और आपने सारे सवालों के जो है वो बड़े तफसीलन हमें जो है वो जवाबात भी दिए। और नाजरीन, आपको भी ये जवाबात सुनकर जो है वो अच्छा होगा, आपको भी पता चला होगा कि हमने अपनी डाइट को कैसे स्टेबल रखना है। अगर आप अच्छा खाएंगे तो अच्छा खाने का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा गोश्त खा लिया तो आप बहुत खुश खुराक हैं, आप बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है वो देसी चीज़ें खाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश खुराक इंसान हैं, लोग आपको कहेंगे कि आप खाते पीते घराने से हैं। ये जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको अब तब्दील होने की ज़रूरत है। इस वक्त में हमें हेल्दी डाइट लेनी है, ऑर्गेनिक फूड लेनी है और ख़ास तौर पर इस्तेमाल करना है सब्जियों का और फ्रूट्स का, ताकि हम अपनी स्किन को, अपने बालों को, अपने नेल्स को और अपनी बॉडी को फ्रेश रख सकें। और साथ ही साथ इस वक्त में जहां पे कोविड-19 की सख्त तरीन सिचुएशन से पाकिस्तान गुजर रहा है, वहां पे इस वक्त आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसलिए वो डाइट लीजिए जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांगली डील करे, जो आपको प्रोटेक्ट करे। इसी के साथ कल सुबह नए आगाज, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे फिर यही मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।